अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है जुनैद शाहिद और आप ये सीरीज़ देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं WPF ट्यूटोरियल्स की, जिसके अंदर हम सीखेंगे A to Z कि आप कैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन का यूजेज बहुत ही बड़े पैमाने पे किया जाता है। ग्रोसरी स्टोर्स में, बैंक्स में, लोकल POS में या डिफरेंट कैटेगरीज की आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिसके अंदर मेजर रिक्वायरमेंट होगी एक डेस्कटॉप पे या एक लैपटॉप पे उसको चलाना एज अ सॉफ्टवेयर। तो ऐसी एप्लीकेशन को आप डेवलप कर सकते हैं WPF टेक्नोलॉजी में। WPF टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए ज़रूरी है कि आपको एक लैंग्वेज पे अबूर होना चाहिए और वो है C#। C# एक लैंग्वेज है और WPF एक टेक्नोलॉजी है जो बेस करती है C# के ऊपर। आप इसमें F# भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन F# की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, तो मोस्टली लोग इसको C# में ही इस्तेमाल करते हैं। इसको हम विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन भी कहते हैं, या ज़्यादातर लोग इसको लोकल लैंग्वेज में विंडोज़ प्रेजेंटेशन फॉर्म भी कहते हैं। तो ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। इसके लिए आपको सिंपल एक विजुअल स्टूडियो चाहिए। इसकी सपोर्ट तमाम विजुअल स्टूडियोज में है, लेकिन मॉडर्न विजुअल स्टूडियो में इसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। हम यूज़ करेंगे WPF.NET। तो अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो है तो आप क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे, तो यहाँ से जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं WPF। अब मेरे पास अप टू डेट विजुअल स्टूडियो है, तो मेरे पास इसकी डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं जो कि शायद आपके विजुअल स्टूडियो में ना हो। यानी कि आप .NET कोर की भी WPF एप्लीकेशन बना सकते हैं। जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं .NET फ्रेमवर्क, और इसी तरह मेरे पास .NET कोर के लिए भी सपोर्ट मौजूद है थ्रू दिस। ये आप देख सकते हैं बिल्ड WPF .NET कोर एप्लीकेशन। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे एज अ बिगिनिंग .NET फ्रेमवर्क से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग अ .NET एप्लीकेशन। तो नीचे इसने टैग्स भी दिए कि ये C# बेस है, विंडोज़ के लिए इस्तेमाल होती है और डेस्कटॉप के लिए इस्तेमाल होती है। मैं सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। आप कोई भी प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हैं। जिस तरह हम कोई भी इसको नाम दे सकते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ JWPF। ठीक है, ये प्रोजेक्ट का मेरा नेम हो गया। ये नीचे लोकेशन है कि जहाँ पे प्रोजेक्ट अवेलेबल होगा इस्तेमाल के लिए, और ये नीचे आ जाएगा सोल्यूशन का नेम। तो एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि हर प्रोजेक्ट के अंदर दो चीज़ें होंगी, सोल्यूशन और प्रोजेक्ट। जब भी आप एक एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, प्रोजेक्ट और सोल्यूशन। तो नीचे एक ये टिक है कि आपने सोल्यूशन और प्रोजेक्ट को सेम डायरेक्टरी में रखना है। अगर आप सेम डायरेक्टरी में नहीं रखना चाहते, तो आप जितने भी प्रोजेक्ट इस सोल्यूशन में ऐड करेंगे वो अलग अलग फोल्डर में एग्जिस्ट करेंगे, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। जब आगे जाके आप रेपोजिटरीज इस्तेमाल करेंगे, गिटहब या गिटलैब, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको मैनेज करना। तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि सोल्यूशन और प्रोजेक्ट सेम डायरेक्टरी में हो, ताकि इन फ्यूचर अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट एसोसिएटिव जो हों एक साथ रखना चाहें तो आप उनको रख सकते हैं। तो आप इसको नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद ये आपसे पूछेगा फ्रेमवर्क। तो आप यहाँ पे अपना फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस फ्रेमवर्क पे काम करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो 4.7 के साथ एफिलिएट हैं, तो वो 4.7 की आ, बना सकते हैं, या आपने कोर में जाना तो आप ये बना सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपका जो भी प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट करना है, उसके आगे जो फ्रेमवर्क है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए। अगर हम ऊपर वाला चूज करेंगे तो उसकी डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और नीचे वाला अगर ये हम चूज करेंगे तो इसकी डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो .NET फ्रेमवर्क इस्तेमाल हो रहा है वो 4.7 ऑनवर्ड इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप 5.0 की तरफ जाएंगे या 6 की तरफ जाएंगे तो उसकी डेवलपमेंट का पूरा साइकिल डिफरेंट हो जाएगा। तो हम बेसिक जो वर्जन है ये वाला, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो लेटेस्ट वेरिएंट है, वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये है ओल्ड
मोस्ट सपोर्टेबल, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। और उसी तरह JWPF और बाकी चीजें सेम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेमवर्क हमारे पास आ रहा है .NET फ्रेमवर्क 4.7.2। बेसिकली ज्यादातर लोगों को इस चीज का इल्म नहीं होता कि ये फ्रेमवर्क किस लिए इस्तेमाल होता है। इस फ्रेमवर्क का मतलब होता है, यानी कि ये फ्रेमवर्क मोस्टली विंडोज के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो अगर आप अपनी एप्लीकेशन किसी भी लैपटॉप में लगाते हैं जिसके अंदर एक आर्म विंडो 7, विंडो 8 या विंडो 10 या विंडो 11 इंस्टॉल है, तो आपको कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप जाते हैं .NET 5 या .NET 6 की तरफ, तो आपको अपनी एप्लीकेशन को चलाने के लिए किसी और मशीन में .NET 5, 6 या कोर इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि वो विंडोज के साथ बिल्ट इन नहीं आती। 4.7 बिल्ट इन आती है विंडोज के साथ, इसलिए ये आप किसी को भी दे सकते हैं और वो उसको बिना कोई एक्सटर्नल या एडिटिव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बगैर वो इसको चला सकते हैं। तो हम अब इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके अलावा ये फ्रेमवर्क्स के अंदर लैंग्वेज सपोर्ट होती है, जिस तरह C#8 जो है वो सपोर्टेबल है इसके साथ। लैंग्वेज सपोर्ट का मतलब है कि आप उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स राइट करने के सिंटैक्स यूज कर सकते हैं और काफी अदर एडवांस मेथड यूज कर सकते हैं जो कि प्रीवियसली C#7, 6 के अंदर आप नहीं कर सकते थे। आपको मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता था सेम काम करने के लिए। तो ये हमारे पास एक सिंपल एक स्क्रीन आ गई और यहाँ पे UI बनी हुई है, प्रेजेंटेशन है हमारे सामने। तो ये सोल्यूशन है हमारे पास और ये प्रोजेक्ट है। अब होगा क्या, जब मैं इसके ऊपर ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर करूंगा तो मुझे नजर आएगा ये मेरा टोटल सोल्यूशन है, ठीक है। और इसी के अंदर मेरी सोल्यूशन फाइल है और इसी के अंदर बिन है प्रोजेक्ट की। अगर मैं उसको अनचेक कर देता, जो पीछे हमने सेलेक्ट किया था कि सोल्यूशन और प्रोजेक्ट को सेम फोल्डर में रखना है, तो ये सोल्यूशन का अलग फोल्डर होता और ये जो मेरा प्रोजेक्ट है JWPF ये एक अलग फोल्डर में मुझे अवेलेबल होता। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब इस प्रोजेक्ट के सिर्फ दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है XML का, जिसके अंदर हम ग्राफिकल UI डिजाइन कर सकते हैं, और दूसरा हिस्सा है हमारे पास बैकएंड के कोड का, जहां पे हम C# लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो चीज भी क्रिएट करेंगे वो बाय डायरेक्शनल होगी। मतलब आप उसको अगर यहाँ पे उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे C# की फाइल में भी नजर आएगा, और अगर आप C# में मॉडिफिकेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे भी उसका रिफ्लेक्शन नजर आएगा। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के अंदर फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि ये पुराना तरीका था जिसको हम कन्वेंशनल वे कहते हैं, टू वे बाइंडिंग। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज बनाएंगे और उसको आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, या आप उसको यहाँ पे बना के XML में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आपने कैसे अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है। हम सिर्फ WPF की एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि आप कैसे अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। फॉर अ बेसिक मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे आपके पास टूल बॉक्स भी होगा जहां से आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा लॉजिक, आपके पास एक ऐसा प्रॉब्लम आया है जिसके अंदर आपको एक फील्ड चाहिए जहां पे यूजर अपनी इनपुट दे सके, और एक बटन चाहिए जिसके थ्रू आप उसको प्रोसेस कर सके। तो सिंपली आप ऑल WPF कंट्रोल्स में जाएंगे और यहाँ से आप एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, आप इनको आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जैसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट ब्लॉक और टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट ब्लॉक जिसके अंदर आप पैराग्राफ राइट कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट, और टेक्स्ट बॉक्स जिसके अंदर आप इनपुट ले सकते हैं। आप उसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसको यहाँ पे आप कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, और ये आपके पास नीचे XML जनरेट हो जाएगी। अगर आप प्रोग्रामिंग से फेमिलियर है
तो आप इसको खुद यहाँ पे एज अ टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे करूँगा कि मैं सिंपली यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ टेक्स्ट बॉक्स, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जनरेट हो जाता है। और उसके लिए मुझे एक चीज़ थंब रूल हमें याद होना चाहिए कि हर एलिमेंट या हर कंपोनेंट का एक यूनिक नेम होगा। अगर आप यूनिक नेम नहीं रखेंगे, दो नेम कॉमन हो जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका प्रॉपर एक्स वाई बताना पड़ेगा, और जैसे ही आप इसको एक्स वाई अपना बताएंगे तो ये प्रॉपरली अलाइन हो जाएगा। हम इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे कि आप इसको किस तरह से फर्दर टैकल कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मुझे इसका एक्सपीरियंस है, तो मैं इसको समझ सकता हूँ कि मैं इसको किस तरह से प्रोड्यूस करूँगा। और इसी तरह हम यहाँ पे बटन लगा सकते हैं और फिर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे सी शार्प में, और इसको फर्दर आप अपनी प्रोग्रामिंग लॉजिक्स को मद्देनजर रखते हुए फर्दर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सिंपल थोड़ी सी नो हाउ ली, और कैसे कितने कंपोनेंट्स, कहाँ से कंपोनेंट्स मिलेंगे, और क्या इसकी छोटी छोटी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, वो हमने अंडरस्टैंड की। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम वन बाय वन इन तमाम कंपोनेंट्स का जायजा लेंगे एक्सएमएल में वर्सेस सी शार्प, और उसके तमाम पर्पसेस को समझेंगे। और फिर फाइनली हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम मोस्टली ये कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर सकें और एक फाइनल सॉल्यूशन तैयार कर सकें जो किसी की भी मुश्किल को आसान कर सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।